Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover the 32nd chapter of Indian Polity, the series I have started. And this is a very important series as far as the UPSC examination is concerned, or if you are preparing for any other state examination, state civil services examination, then also it is very important class. Okay, so overall you will be getting a good material and also notes I'll be giving you at the last. Okay, so notes are very important as far as civil services examination is concerned, because until you revise multiple time you do not yield your preparation, you do not get the number. Okay, so if you are new to the channel, then definitely you should subscribe to my channel and also press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload the video. So let's begin. We will learn point wise again. We are going to cover State Council of Ministers. In the previous video I have explained you about the Chief Minister. And who is the Chief Minister? Chief Minister is the basically head of Council of Ministers. State Council of Ministers के head होते हैं Chief Minister. Okay. बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, दैट थ्रू दिस पॉइंट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by chief minister is the real executive. So somehow the real execution of the government, state government, I'm talking about state government, ठीक है, उनका जो रियल एक्सिक्यूटिव होता है, जो फ्लो ऑफ पावर आता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकल के आता है, जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, सीएम साहब. ओके, सो इट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्या है. देन देर आर टू आर्टिकल्स. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि देर इज नो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके पावर से रिलेटेड, इनके अदर प्रोविजन से रिलेटेड. बट दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें थोड़ा बहुत हमें, दैट इज इन ब्रॉड स्केची एंड जनरल मैनर में आपको पता चलता है कि स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो होते क्या है. ठीक है, तो आर्टिकल 163 एंड 164 डील्स विद द term state council of minister in a broad sketchy and general manner. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे. तो यही दो प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल 163 और 164 और कुछ और भी प्रोविजंस है, उनको भी देखेंगे. फर्स्ट विल सी दिस आर्टिकल 163 जो कि अबाउट है, जो कि किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. तो एज पर जो आर्टिकल 163 है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि देयर मस्ट बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन फंक्शनिंग ऑफ हिज ड्यूटीज. ठीक है, उनके फंक्शंस में, उनकी ड्यूटीज में एड एंड एडवाइस करने के लिए. वैसे जगह को छोड़ के जहां पे गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है वहां पे एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती. बट जनरल जो फंक्शंस है गवर्नर के, that has to be in the aid and advice of the council of ministers. ठीक है, आर्टिकल 163 कहता है. तो आर्टिकल 163 में क्लियरली बोल दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, इनको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर, एंड इसलिए रखा गया है ताकि एड एंड एडवाइस दिया जा सके गवर्नर को, ताकि वो अपने फंक्शन को स्मूथली कैरी कर सके. नेक्स्ट, the question whether a matter falls within the governor's discretion or not, the decision of governor shall be final. ये भी आर्टिकल 163 में ही कहा गया है कि देखिए, जब भी क्वेश्चन एराइज होगा कि क्या कोई मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन का है या नहीं है, ठीक है, तो उस समय कौन डिसाइड करेगा कि ये है कि नहीं, तो खुद गवर्नर करेंगे. गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि ये मेरे डिस्क्रिशन का है, मतलब इसमें मुझे एड एंड एडवाइस चाहिए कि नहीं चाहिए. डिस्क्रिशन का है तो डेफिनेटली नहीं चाहिए. अगर डिस्क्रिशन का नहीं है तो एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा. जब भी क्वेश्चन एराइज होगा तो गवर्नर खुद ही डिसाइड कर देंगे कि ये मेरे डिस्क्रिशन का है या नहीं है. ठीक है, और इनके इनके डिसीजन को कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, इनका डिसीजन फाइनल होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, अब एडवाइस के बारे में बात करते हैं. जो एड एंड एडवाइस दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो जो दिया जाता है गवर्नर को, वो क्या इंक्वायर किया जा सकता है, उसकी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है कोर्ट में, तो डेफिनेटली नो. सो देयर कैन नॉट बी इंक्वायरी, दिस कैनॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. द एडवाइस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एडवाइस देते हैं लोग, उसको कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है. तो ये
इंटीमेट रिलेशन बनाने के लिए किया गया है, ताकि कोर्ट इसके बीच में ना कूद जाए। एड एंड एडवाइस जो भी दिया जाएगा उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है। जो भी एड एंड एडवाइस देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको इंक्वायर नहीं कर सकता है कोर्ट। कोर्ट को बिल्कुल आउट रखा गया ताकि एक इंटीमेट रिलेशन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में है उसको बरकरार रखने के लिए ये प्रोविजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 164, जो कि है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स से रिलेटेड कुछ अदर प्रोविजंस हैं, ये सीएम से रिलेटेड नहीं है, ये ओनली मिनिस्टर्स से रिलेटेड है। तो देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो बिना एडवाइस के चीफ मिनिस्टर के कोई भी दूसरा मिनिस्टर गवर्नर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर दूसरा कोई भी मिनिस्टर को बिना एडवाइस के चीफ मिनिस्टर के अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया आर्टिकल 164 में। एडवाइस कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर्स कुछ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी रखना पड़ेगा कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे क्या ट्राइबल लोग ज्यादा हैं। झारखंड अगेन ट्राइबल आर इन ह्यूज नंबर। मध्य प्रदेश में भी ट्राइबल्स हैं, उड़ीसा में भी ट्राइबल्स हैं। ठीक है, तो इन स्टेट्स में जब भी मिनिस्टर्स की चुनाव की जाएगी तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और मिनिस्टर रखे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोकल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर एक्सेट्रा, तो उनको छोड़ के कुछ एडिशनल रखे जाएंगे। ठीक है, एडिशनल रखे जाएंगे और रेल मिनिस्टर नहीं होते हैं वैसे। ठीक है, तो इनके एडिशनल जो मिनिस्टर होंगे वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होंगे, इनको रखा जाएगा डेफिनेटली इन स्टेट्स के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए रखना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स हैं। पहले बिहार भी इसमें था, लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट आया 2006 में और उसमें से बिहार को हटा दिया गया, बिकॉज बिहार में बहुत ही कम ट्राइबल्स हैं या फिर नहीं है, संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। और उसी समय झारखंड को और छत्तीसगढ़ को ऐड कर दिया गया इसमें, इस लिस्ट में। पहले बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ और झारखंड को बाद में इसी एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट 94th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2006 में आया था, बिहार को निकाल दिया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड को ऐड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनली ये जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होंगे वो उनको कुछ और भी चार्ज दिया जाएगा, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी देखेंगे, एंड बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, इन दोनों का वेलफेयर भी इनको एडिशनली देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, एंड शैल नॉट बी लेस देन 12। ये ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। इसमें कुछ जो लिमिट कर दिया गया, जो मिनिस्ट्री थी पहले बहुत ज्यादा थी। इससे प्रॉब्लम क्या होता था, जानते हैं क्या होता था? मैं बताता हूँ आपको। जब भी हंग असेंबली जैसी हो जाती थी, नंबर शॉर्ट हो जाते थे, मान लो कि ऐसे नंबर आते थे पार्टियों के, जो एक दो भी मेंबर निकल जाए तो सरकार गिर जाए, इस टाइप का नंबर आता था। उसमें क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती थी, मिनिस्ट्री बढ़ा देती थी, नंबर बढ़ा देती थी, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बढ़ा देती थी और लुभाती थी दूसरे पार्टी के मेंबर्स को कि भाई आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, आज आप मेरे में ज्वाइन कर लो, तो अपना नंबर सिक्योर करती थी। इसको देखा गया, समझा गया, सोचा गया एंड एक अमेंडमेंट लाया गया, 91st अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, तो 2003 में इसके द्वारा बोला गया कि नहीं, सबसे पहले तो लिमिट करो क्या, नंबर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए मिनिस्टर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये ला दिया गया इसके बाद। और साथ में डिफेक्शन से भी रिलेटेड रूल्स को बदले गए, जैसे कि डिस्क्वालीफाई किया जाने लगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल करने पे। एंड जो डिस्क्वालीफाई होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ही शैल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। ये भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स शैल वर्क इन द प्लीजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, शैल होल्ड देयर ऑफिसेस in pleasure of the governor
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब आर्टिकल 164 में कहा गया है। अब मिनिस्टर्स जो प्लीजर पे काम करते गवर्नर पे के, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर इनको कभी भी हटा देंगे, कभी भी रिमूव कर देंगे, अनटिल अनलेस नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए। अगर इनकी कॉन्फिडेंस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा पास कर दी जाए कि ये ठीक है, ये इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर पास कर दे, तो उस केस में मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रद्द हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पूरा। गवर्नर के प्लीजर का मतलब सिर्फ यही है कि मिनिस्टर्स जो है गवर्नर के प्लीजर पे काम करते हैं, गवर्नर इनको हटा सकते हैं बट ऑन द एडवाइसेस ऑफ सीएम ओनली। ठीक है, सीएम जब एडवाइस करेंगे तभी। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू ए मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स जब भी अपना ऑफिस संभालते हैं उससे पहले उनको ओथ लेना पड़ता है, ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है। ये कंपलसरी है, सीएम भी लेते हैं, मिनिस्टर्स भी लेते हैं। बिना ओथ एंड अफर्मेशन के ये लोग ऑफिस नहीं, काम नहीं शुरू कर सकते, ऑफिस नहीं संभाल सकते। ठीक है, तो कौन कराता है इनको ओथ, कौन दिलाता है? गवर्नर। गवर्नर इज द अथॉरिटी, गवर्नर इज द पर्सन हु एडमिनिस्टर ओथ टू द मिनिस्टर्स। वो दो चीज कराते हैं, एक तो ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हैं और सेक्रेसी भी का भी ओथ यही दिलाते हैं। सैलरी और अलाउंस की बात करें मिनिस्टर्स की, तो ये डिटरमाइन किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अगर कोई मेंबर नहीं है, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? अगर कोई सपोज ऐसा व्यक्ति है जो हाउसेस का मेंबर नहीं है, तो क्या वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो डेफिनेटली हाँ, बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 कंसिक्यूटिव मंथ्स। इसके विदिन में इसको लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अगर दोनों वहां पे है तो उसका मेंबरशिप ले लेना है, अदरवाइज ये ही सीज टू बी ए मिनिस्टर। ये याद रखना, पहले भी बताया मैंने, सेम जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में जैसा पढ़ाया था यहाँ भी सेम ही है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो है आर्टिकल 166 में। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में ये आर्टिकल है। कहा गया कि सारे एक्सिक्यूटिव जो एक्शन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, जितने भी एक्सिक्यूटिव एक्शन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये आर्टिकल 166 में कहा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मेन काम करते हैं, यही सब कुछ एक्ट वैक्ट तैयार करते हैं, सारा एक्सिक्यूटिव एक्शन इन्हीं का होता है, लेकिन मोहर जो लगता है वो गवर्नर का होता है। गवर्नर के यही नाम पे सब कुछ होता है, एक्चुअल पावर इनके पास है लेकिन नॉमिनल पावर गवर्नर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर shall make rules for the more convenient transaction of the business of government। ठीक है, गवर्नर जब चाहे तो अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जो रूल्स है ट्रांजेक्शन का, बिजनेस जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर काउंसिल में, उसको बदल सकते हैं, इनके हिसाब से चेंज हो सकता है। एंड फॉर ये ऑल्सो ही कैन ऑल्सो मेक रूल फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट बिजनेस। तो ये थोड़े से इनके पावर है, आर्टिकल 166 में कहा गया। आर्टिकल 167 क्या है? नेक्स्ट है आर्टिकल 167 जो कि बताता है ड्यूटीज क्या है चीफ मिनिस्टर की। तो कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो मेन कम्युनिकेशन की कड़ी है, यही कम्युनिकेट कराते हैं। सीएम यहाँ से मैसेज लेके यहाँ जाते हैं, यहाँ के मैसेज को यहाँ देते हैं। ठीक है, तो ही इज मेन कम्युनिकेटर, ही कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स related to administration of the affairs of state and proposals for legislation, and he also furnished such information as basically demanded by governor related to administration proposals of for legislation etc. Next he also basically he has to make sure कि गवर्नर जब भी बोले कि आपके मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया ऑन बेसिस पे, उस बिना कोई मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखे, उनके कंसिडरेशन कराने से पहले खुद ही डिसीजन लेके मेरे पास आ गया मैटर, तो गवर्नर बोल सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस मैटर को आप पहले कंसीडर कराइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उसके बाद मेरे पास लेके आइए। तो मैंने इसको पहले भी बताया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है, मिनिस्टर्स जो है
खुद ही कोई मैटर कंसीडर करके सीधा उस पर डिसीजन ले लेते हैं और गवर्नर के पास मुद्दा चला जाता है। गवर्नर को पता चल गया कि ये मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ओपिनियन कंसिडरेशन नहीं कराया इस मैटर को, तो ये बोल सकते हैं सीएम को कि सीएम एक काम करो, इस मैटर को वापस ले जाओ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पहले कंसीडर कराओ, देन ये मेरे पास लेके आओ। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज टू परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 177। ये क्या है? इट इज द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेस। क्या क्या राइट्स है मिनिस्टर्स के रेस्पेक्ट टू द हाउसेस? तो पहली बात ये है कि सारे जो भी मिनिस्टर है, एवरी मिनिस्टर हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, हाउसेस के प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेंबर अगर मान लीजिए कोई है पर्टिकुलर किसी हाउस का, तो उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में भी बोल सकता है, पार्ट ले सकता है। दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में भी, जिस जहाँ पे वो मेंबर नहीं है उस हाउस में भी वो जाके टेक पार्ट ले सकता है, बोल सकता है वहां पे, बट वहां पे वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग ओनली जिसका मेंबर है वहीं पे कर सकता है। ठीक है, एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड मेंबर, वहां पे भी वो टेक पार्ट ले सकता है, इस बोल सकता है। ऐसा कहा गया आर्टिकल 177 में। तो ये सारे आर्टिकल्स बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वैसे बहुत सारी बातें मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग जनरल पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से निकालते हैं, बट ये सारे कुछ आर्टिकल्स थे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेचर जो है एडवाइस का, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एडवाइस चीफ मिनिस्टर देती है गवर्नर को, उसका नेचर क्या है? नेचर क्या है इसका? नेचर जान लेते हैं। तो नेचर भैया ऐसा है कि आर्टिकल 163 के हिसाब से कहा गया कि देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर फॉर फंक्शनिंग फॉर हिज फॉर परफॉर्मिंग हिज फंक्शंस। ठीक है, एक्सेप्ट द डिस्क्रिशनरी वन। डिस्क्रिशनरी पावर भी है, तो उसको बेसिकली वहां पे एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है वहां पे एड एंड एडवाइस बिल्कुल नहीं चाहिए, बट जो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, जहाँ पे एड एंड एडवाइस की जरूरत है, उसको बेसिकली गवर्नर को उसी एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करना है। इट इज कंपल्सरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है। ठीक है, एंड जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि कोई मैटर क्या गवर्नर के डिस्क्रिशन में है कि नहीं, तो उस केस में जो डिसीजन होगा गवर्नर का वही फाइनल होगा। ठीक है, एन एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, बट नेचर में एक बार और रिवाइज हो गया ये। नेक्स्ट 171 में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी और कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइस गवर्नर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन को चली गई, फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व वो नहीं होंगे, वो बेसिकली स्टैंड स्टिल रहेंगे और एड एंड एडवाइस देते रहेंगे गवर्नर को। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में क्लियर कर दिया। देखिए, असेंबली डिसॉल्व हो गई लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी भी है। जब तक कि नई असेंबली नहीं आती है, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं चुन लिए जाते हैं, तब तक एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बोल दिया। अगेन 1974 में एक रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि एक्सेप्ट इन स्फेयर्स वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट इन डिस्क्रिशन, इनको छोड़ के जहाँ पे डिस्क्रिशन पे काम करते हैं गवर्नर, जहाँ पे खुद के पावर को यूज कर सकते हैं, वहां पे किसी के एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है, तो वो काम करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट डिस्क्रिशन वाले मैटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मैटर है ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। ठीक है, ये क्लियर है, मतलब इनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते ये। और जब भी कुछ इनको कंसिडरेशन ये करते हैं तो वो इनका इंडिविजुअल कंसिडरेशन नहीं होता है, वो होता है एड एंड एडवाइस वाले का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करते हैं, तो इंडिविजुअल ये कभी काम नहीं करेंगे एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी जो पावर है इनका, वहां पे इंडिविजुअल उनको डिस्क्रिशन पे अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। कैसे होते हैं अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स के? तो सिंपल सी बात है, चीफ मिनिस्टर को तो गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और बाकी मिनिस्टर्स जो है उनको भी गवर्नर ही करते हैं, बट वहां पे एडवाइस होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का। सिंपल सी बात है। और कुछ ऐसे स्टेट है जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, वहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अगर मान लीजिए कोई मेंबर नहीं है दोनों हाउसेस का, या फिर एक ही हाउस है किसी स्टेट में, कई स्टेट ऐसी हैं जैसे यूपी, बिहार और भी कई स्टेट है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे दो हाउसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वहां पे अगर मान लीजिए कोई मेंबर है जो मिनिस्टर बनना चाहता है और दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं है, वो दोनों हाउसेस में मेंबरशिप उसको नहीं है, क्या उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली उसको बनाया जाता है। ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर प्रोवाइडेड ही हैज टू टेक मेंबरशिप विद इन 6 months, अदरवाइज हिज मिनिस्टरशिप विल बी सीज्ड। वही पे खत्म हो जाएगा। 6 महीने से ज्यादा तक बिना मेंबरशिप के वो मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं। अगर कहीं पे मान लीजिए ओनली एंड ओनली एक ही हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पे उनको इस हाउस की मेंबरशिप अगर नहीं है तो 6 महीने तक बनाया जा सकता है उनको मिनिस्टर डेफिनेटली, बट विद इन 6 month इनको ले लेना है मेंबरशिप, ठीक है, अदरवाइज ही सीज टू बी ए मिनिस्टर। नेक्स्ट, अब देखिए मिनिस्टर्स, एक मिनट, okay. अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ वन हाउस हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन अदर हाउस आल्सो, बट ही कैन वोट ओनली इन मेंबर हाउस। मैंने बताया कि देखिए मान लीजिए दो हाउसेस हैं, ठीक है, दो हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल दोनों है, और मान लीजिए कोई मिनिस्टर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ठीक है, स्टेट जे यूजुअली वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही होते हैं मिनिस्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंसिल के नहीं हो सकते, काउंसिल का भी कोई अगर बंदा है वो भी मिनिस्टर बन सकता है। मान लीजिए इस केस में एक पर्सन एक्स है जो कि एमएलए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ठीक है, तो मिनिस्टर का पावर थोड़ा ज्यादा होता है, ये इसके हाउस में भी, इस हाउस में भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, और इनफैक्ट ये इस हाउस के भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मिनिस्टर के पावर होते हैं। नॉर्मल जो एमएलए है वो अपने यही पे काम करेगा, इसमें नहीं जा सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे राइट क्या कह दिया गया, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट, ठीक है, बट वोटिंग की जो पावर है, वोटिंग की पावर है वो ओनली एंड ओनली इस मिनिस्टर की, जिस जिस भी हाउस में इसका मेंबरशिप है उसी में ये वोट कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए गवर्नर ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। उस ओथ में ये लेते हैं टू बी अ ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेम जो सीएम लेते हैं, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली कंसाइंसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ये सब सेम ही है। एंड टू डू, ये देखिए ये पॉइंट, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर एंड फेवर। तो किसी के लिए किसी से डरना नहीं है, किसी को फेवर नहीं करना, किसी को अफेक्शन नहीं दिखाना है और किसी को इल विल नहीं दिखाना है, ठीक है। ये ओथ ऑफ सेक्रेसी भी लेते हैं जहाँ के मिनिस्टर को स्वेयर करना पड़ता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कोई भी मैटर रिवील नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को, अल्टिल अनलेस कि उनको ये ड्यूटी है बतानी किसी को। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर को ड्यूटी है, गवर्नर को कुछ इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है, मिनिस्टर्स को देना ही पड़ेगा, गवर्नर तो ओवरऑल सारे मैटर्स को जान सकते हैं। उस केस में ये नहीं कह सकते कि ओथ ऑफ सेक्रेसी मैंने लिया है और आपको ये नहीं बताऊंगा, सीक्रेट मैटर है, किसी दूसरे बंदों को नहीं दे सकते, लेकिन जहां पे इनकी ड्यूटी है बताना है वहां पे डेफिनेटली ये दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होती है। तो जो एक मिनिस्टर की सैलरी है तो जनरली जो एक एमएलए की सैलरी होती है वही होती है, साथ में इनको कुछ सैंक्चुअरी अलाउंस दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रैंक। इनके रैंक भी होते हैं, जैसे कैबिनेट रैंक का कोई अफसर है, सॉरी कोई नेता है, या फिर कोई डिप्टी डिप्टी मिनिस्टर है, या फिर स्टेट मिनिस्टर है, तो इनके रैंक होते हैं। कैबिनेट सबसे ऊपर होता है, कैबिनेट रैंक का जो लीडर होता है मिनिस्टर होता है। तो ऐसे इनके अकॉर्डिंग टू द रैंक इनकी सैंक्चुअरी अलाउंसेस होती है, फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है इनको, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये सब मिलता है इनको। आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। तो इनकी दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आर्टिकल 164 में क्लियरली कहा गया है कि देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हु इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली।
इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर हैं दे आर कलेक्टिवली और दे आर ज्वाइंट, दे हैव ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि एक मरेगा तो सारे मरेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात तुम समझो। होता क्या है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, मान लीजिए किसी एक मिनिस्टर के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, वो बिल लाया उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, या फिर बिल को लोगों ने पास ही नहीं किया, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन द करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर एक मिनिस्टर फेल हो गया, एक का बिल नहीं पास हुआ, तो सारे all have to resign including those minister who are from the legislative council also, see, ठीक है। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ओनली इसी मेंबरशिप वाले मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, सबको रिजाइन करना पड़ेगा। तो दे स्विम एंड बेसिकली साथ में तैरते हैं, साथ में डूबते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ऑल्टरनेटिवली अगर बात करें तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसी भी समय एट एनी टाइम कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली और फ्रेश इलेक्शन की मांग कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड क्या देंगे कि जो सरकार है अब वो जनता के मत के हिसाब से नहीं चल सकती है, जनता के आदेश के हिसाब से नहीं चल सकती है, कोई कारण ये दे सकते हैं ये, और बोल देंगे कि डिसॉल्व किया जाए। डिसॉल्व कभी भी करवा सकते हैं गवर्नर से लेजिस्लेटिव असेंबली को और फ्रेश इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो पावर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कैबिनेट डिसीजंस बाइंड होता है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, मतलब कि कैबिनेट में मान लो 15 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर 10 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के पार्ट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कैबिनेट एक जस्ट आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और बहुत पावरफुल होता है। तो कैबिनेट डिसीजन बाइंड करता है सारे मिनिस्टर्स को, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एंड अदर मिनिस्टर्स को भी, इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट की मीटिंग होती है, मान लीजिए यहाँ एक मेंबर बैठा है, यहाँ ऐसे बैठे हैं मेंबर, ठीक है, बीच में सीएम बैठा है, और मीटिंग में इस मेंबर को कोई बात पसंद नहीं है, बाकी सबको पसंद आ गई, ठीक है, तो क्या ये मेंबर इसको एग्री नहीं करेगा? इसे जबरदस्ती मेंबर मतलब मानना पड़ेगा, इस बात को डिफर भी करेगा तब भी मानना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैन रिजाइन दे देगा। ऐसा कई बार हुआ है। तो इससे भी दिखाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 164 में ही कहा गया है कि इट ऑल्सो कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर ही वो व्यक्ति हैं जिनके प्लीजर पे काम करते हैं मिनिस्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लीजर का मतलब ये है कि गवर्नर कभी भी हटा देंगे किसी भी मिनिस्टर्स को। गवर्नर कैन रिमूव ए मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर से किसी मिनिस्टर की नहीं बनेगी, मान लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, उस केस में सीएम या तो खुद मिनिस्टर को बोल देंगे कि भाई आप रिजाइन कर दो, मुझे पसंद नहीं है, या बोल देंगे कि गवर्नर को कि आप इसको हटा दीजिए, तो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं हटाने के लिए, ठीक है। गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पे नहीं काम करते हैं इस केस में, यहाँ पे एड एंड एडवाइस चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ गवर्नर फॉर पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइंड बाई मिनिस्टर। अब देखिए ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ब्रिटेन में होता क्या है, ब्रिटेन में जो किंग है, किंग इज नॉट ए लीगल, किंग डू नॉट ओज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आदेश जो देते हैं उसको काउंटर साइन होता है, वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं काउंटर साइन करते हैं। इसका मतलब कि किंग कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, मिनिस्टर्स गलत हो सकते हैं, किंग नहीं। सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर्स के ऊपर होती है, किंग के ऊपर नहीं। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्ट उन्होंने किया, कोई भी ऑर्डर आया, कोई भी बिल बनवाया और उस पर गवर्नर ने साइन किया, क्या उस पर मिनिस्टर का भी काउंटर साइन होगा? तो नहीं, मिनिस्टर्स का काउंटर साइन नहीं होता है। मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर इनके काम के लिए केस नहीं हो सकता है, इनके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती है। देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब कैसे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉम्पोजिशन क्या है? तो यहाँ पे भी 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं, जैसा कि सेंटर में थे।
तीन कैटेगरी के मिनिस्टर्स कौन कौन से? कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है या फिर अटैच हो सकते हैं, नॉन इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, और नॉन इंडिपेंडेंट चार्ज वाले बेसिकली किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं। तो इनको अब थोड़ा डिटेल में एक एक करके जान लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड्स द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइक होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर। इस तरीके के लोग, इस तरीके के मिनिस्टर्स जो कि बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये सारी मीटिंग अटेंड करते हैं कैबिनेट की ऑल मीटिंग अटेंड करते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइडिंग पॉलिसीज में, पॉलिसी के डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं, ठीक है। तो इनका रैंक सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है, ही कैन बी ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। तो जब भी इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा तो ये ज्यादा पावरफुल होंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। लेकिन अगर अटैच है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तो कैबिनेट मिनिस्टर के काम में ये हेल्प करेंगे। ही जनरली डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स अनलेस स्पेसिफिकली इनको इनवाइट किया जाए, इनसे इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तभी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं करते हैं। देन डिप्टी मिनिस्टर्स का भी प्रोविजन है नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट का। दे आर ऑलवेज अटैच टू सम कैबिनेट मिनिस्टर्स, किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच रहते हैं और उनको हेल्प करते हैं उनके काम में, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल्सो इंक्लूड ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये पॉलिटिकलिज्म के लिए रखा जाता है, लोकल पॉलिटिकलिज्म के लिए, ठीक है। जैसा कि डिप्टी पीएम था वैसे डिप्टी सीएम भी हो सकता है, जनरली रखा जाता है, जैसे यूपी में डिप्टी सीएम अभी है। नेक्स्ट है कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ ओवरऑल, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हो तो उसका सेंटर जो है, न्यूक्लियस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ ऐसे नेता होते हैं, कुछ ऐसे कैबिनेट रैंक के लोग होते हैं जो कैबिनेट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है कैबिनेट। इट इज न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक्स पार्ट इन इट एंड द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ये। यही कैबिनेट जो है वो चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है, यही सारी पॉलिसीज वगैरह को फॉर्मुलेट करते हैं। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो सुप्रीम एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी। इन्हीं के इशारों पे सारे एक्सिक्यूटिव एक्शन होते हैं। दे आर द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड दे आर एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, बिकॉज यही लोग हैं जो कि सारा एडवाइस देते हैं गवर्नर को। नाम आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, लेकिन एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही ये रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो चीफ क्राइसिस मैनेजर व्हेनेवर, सो जब भी कोई किसी तरीके की भी इमरजेंसी होती है तो ये क्राइसिस मैनेजर की तरह भी काम करते हैं। दे डील्स विथ ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। तो दे आर वेरी, कैबिनेट जो है बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कैबिनेट जैसा सेंटर का है वैसे ही स्टेट में भी होता है। नेक्स्ट है it exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrators, जो मतलब ISYS के अधिकारी होते हैं उनका भी कंट्रोल करते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह में इनका रोल होता है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमिटीज। तो कैबिनेट कमिटीज आर बेसिकली द कमिटीज जो कि एक्चुअली काम करती है। कैबिनेट खुद से बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, तो इनको क्या है, कैबिनेट कमिटीज को टास्क दे दिया जाता है। वेरियस कमिटीज हैं जिनको डिपार्टमेंटल कमिटीज वगैरह टाइप की है कैबिनेट कमिटीज, जहाँ पे टास्क दे दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा कि भाई ये मुद्दा है, इस पे आप लोग विचार करो, इस पे काम करो। और ये दो तरीके की होती है कैबिनेट कमिटीज जो है। स्टैंडिंग कमिटी होती है जो कि हमेशा के लिए होती है, परमानेंट नेचर होता है। एड होक कमिटी होती है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए गठन किया जाता है इसका और बाद में इसको हटा भी दिया जा सकता है। जैसे पर्पस पूरा होता है तो ये हट जाती है। नॉन परमानेंट नेचर की होती है, टेम्पोररी नेचर की कह सकते हैं ये होती है। इन कैबिनेट कमिटीज को सेटअप किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा टू सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट। दे ऑल्सो टेक डिसीजंस ऑल्सो, बट देयर डिसीजंस कैन बी रिव्यूड बाय कैबिनेट, ठीक है।
तो ओवरऑल ये सारी बातें थी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक तो जरूरी कर देना। दैट्स ऑल, बाय।